Good evening, students. Welcome on day 16. Today's topic is structure of atom. We have two classes, okay, for structure of atom. तो हम देखते हैं, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, देन नेक्स्ट क्लास कल होगी, उसमें भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम ही आएगा। तो दो पार्ट में हम कंप्लीट कर लेंगे इसको। तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखिए, द वर्ड एटम स्टार्ट जब एटम से ही हो रहा है, तो एटम के बारे में तो पता होना चाहिए ना। एटम वर्ड का मीनिंग होता है एटम, नॉट कट, जिसे काटा नहीं जा सकता, पहले ऐसा बोला जाता था। लेकिन आजकल जो अब इसकी डेफिनेशन है, ये कौन सा पार्टिकल है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। ये वो पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इधर इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और नॉट। अगर इसका अस्तित्व है या नहीं, इस बात पे डिपेंड नहीं करता है इंडिपेंडेंटली, लेकिन वो जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल मैटर का जो बोला जाता है, उसे क्या बोलते हैं? एटम। तो इसके बारे में डाल्टन ने कई थ्योरी दी, उसके बाद कुछ और साइंटिस्ट ने बताया, ठीक है। डाल्टन थ्योरी भी मॉडिफाई हो गई, तो वो सब बातें तो आपको पता है, तो उन पे अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं सीधा। कैथोड रेज एंड एनोड रेज सबसे पहले ये डिस्कवर हुई। कैथोड रेज विलियम क्रूक्स का एक एक्सपेरिमेंट था, ये डिस्चार्ज ट्यूब का, आप जानते हैं, वेरी हाई वोल्टेज वेरी लो प्रेशर लगा के इन्होंने किया था। तो कैथोड से कुछ रेज निकलती है जो दिखाई दी, जो सामने वॉल पे स्ट्राइक करने पर ग्लो करती है, तो पता लगता है, ठीक है। इसी तरह एनोड रेज की भी डिस्कवरी हुई, ठीक है। तो ये एनोड रेज और कैथोड रेज की जो डिस्कवरी हुई, उसके बाद हमारे काम के क्या है? ये एनोड रेज नेगेटिव पार्टिकल से बनी है, ये पॉजिटिव से बनी है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती है, सब बातें अपन जानते हैं। लेकिन मेन एक चीज है जो काम की बात है, वो है E/m, जिसे अपन बोलेंगे स्पेसिफिक चार्ज। जो क्वेश्चन बनेंगे वो यहां से बन सकता है। E/m को बोलते हैं हम स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज टू मास रेशियो, E/m। तो अब बच्चे देखिए, फॉर कैथोड रेज कांस्टेंट, कैथोड रेज के लिए E/m फिल करेगी गैस या किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। वाइल फॉर एनोड रेज वेरी विथ गैस फिल्ड, जो गैस फिल करी जाती है उसके मास पे डिपेंड करेगा। तो एनोड रेज के लिए E/m कांस्टेंट नहीं होता है, कैथोड रेज के लिए E/m क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यही ध्यान रखना है बस, ये हमारे काम का इतना ही है, ठीक है। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, तो हम कौन कौन से आंसर देंगे? फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम में हम क्या आंसर देंगे? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल था तो बहुत लेट डिस्कवर हुआ, कोई डिफ्लेक्ट नहीं होता था, तो जेम्स चैडविक ने इसको बहुत लेट डिस्कवर किया था, ठीक है। यूनिवर्सल फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। अगर आता है फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम और अब पूछा यूनिवर्सल फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, तो अब क्या आएगा बच्चे आंसर? अब सिर्फ आंसर होगा प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि न्यूट्रॉन सब में नहीं होते हैं। ऐसा कोई एटम बताइए जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है। तो देखिए, हाइड्रोजन है, doesn't have neutron। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते, क्योंकि हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है? 1H1, तो न्यूट्रॉन 0 है, तो एक के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, तो फिर यूनिवर्सल तो नहीं कह सकते ना। तो अगर पूछे यूनिवर्सल फंडामेंटल पार्टिकल्स, देन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, अदरवाइज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। अब देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन पूछा है मैंने, मैं सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस कर रहा हूं, क्योंकि ये हमारा कोर्स ऐसा है जिसमें हम मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे और सारे कंटेंट को मैं आपके लिए ला पाऊं जो एग्जाम में आने वाला है। देखिए, इफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस देन इट्स स्पेसिफिक चार्ज। किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो स्पेसिफिक चार्ज। तो यहां पर देखिए, मैंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के कोई भी मास, चार्ज कुछ नहीं बताया आपको, क्योंकि मैं मानता हूं ये सबको पता होते हैं, ठीक है। तो उनको नोटिस रखना है, मास, चार्ज क्या होता है वो सब। तो अब स्पेसिफिक चार्ज पूछा है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ती है तो क्या होगा? तो देखिए बच्चे, आपको एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
हमने लिखा होता था 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ये होता है, ये इलेक्ट्रॉन का मास हमें दिया हुआ होता है। अब देखिए मास ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन, तो आपको फॉर्मूला याद होगा me 1 - v²/c²। बेसिकली केमिस्ट्री में कम पढ़ाते हैं, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। किसी मूविंग इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रेस्ट अपॉन 1 - v²/c²। v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट, राइट। तो अब हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होती जा रही है, बढ़ रही है। ये वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये टोटल वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो 1 में से ज्यादा वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी तो नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। दैट्स वाई जो मास होगा इलेक्ट्रॉन का वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और मास अगर बढ़ जाएगा बच्चे तो E/m की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम क्या कह देंगे, E/m डिक्रीजेस। वापस समझ लीजिए चाहे, क्योंकि बच्चे कई बार हम ये सोचते हैं कि V नीचे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, कि V बढ़ने से ये कम हो जाएगा। नो, ये बढ़ रहा है तो 1 माइनस मोर वैल्यू, 1 में से ज्यादा वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टोटल वैल्यू जो होगी वो लेस हो जाएगी, और टोटल वैल्यू लेस हो गई तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। आप सीधी सी याद करिए, जब भी वेलोसिटी बढ़ाते हैं तो क्या होता है, मास इलेक्ट्रॉन का बढ़ता है, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे वेलोसिटी को इतना कर दें कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर कर दें, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 1 0, तो मास इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो ठीक है, तो मास हमेशा वेलोसिटी बढ़ाने पे बढ़ता है। मास जब बढ़ता है तो E/m वैल्यू हमेशा क्या होती है, कम होती है। तो इस तरह के कोई क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है। Give the correct order of specific charge for proton, neutron, alpha and electron। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इन सब के सिंबल पता होने चाहिए बच्चों। प्रोटॉन का सिंबल क्या है, 1H1, राइट। न्यूट्रॉन का सिंबल क्या है, 0N1, इस तरह से दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या है, -1E0। और अल्फा पार्टिकल, अल्फा का सिंबल क्या है बच्चे, हीलियम का न्यूक्लियर होता है अल्फा, तो 2He4। ये है, ये सारों के सिंबल लिख दिए मैंने। तो अब हम आराम से क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन के लिए E/m बता सकते हैं। तो प्रोटॉन के लिए जब E/m कैलकुलेट करना होगा, ये नीचे होता है वो चार्ज और ऊपर वाली चीज क्या होती है, मास, ऐसे कंसीडर करते हैं। तो 1/1 ये कितना आ गया, 1। ऐसे न्यूट्रॉन के लिए देखिए E/m चार्ज 0, 0/1 तो ये कितना आ गया, 0। इलेक्ट्रॉन के लिए बात करेंगे तो ये 1 माइनस है तो 1 ले लो आप, 1/0 तो 1/0 ले लो, या 1/1840 मान लो, इसको नेग्लिजिबल है इसलिए 0 लिख दिया जाता है। तो ये कितना आएगा, 1840। और अल्फा के लिए देखेंगे तो बच्चों क्या होगा, 2/4 यानी हाफ। तो अल्फा का E/m हाफ है, प्रोटॉन का 1 है, इसका 0 है, इसका तो सबसे कम किसका हो गया, कौन सा ऑर्डर है, करेक्ट। गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक चार्ज। इसमें बेटा लिखा हुआ नहीं है, सॉरी। करेक्ट या तो इंक्रीजिंग लिखना पड़ेगा या डिक्रीजिंग। तो एक बार हम इंक्रीजिंग का आंसर देख लेते हैं। सबसे कम होगा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के बाद कौन आएगा, अल्फा, न्यूट्रॉन के बाद अल्फा है क्या कहीं, ये रहा। फिर आएगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा आएगा बच्चे, ये लिखा हुआ नहीं है, ये लिखना जरूरी था, या तो यहाँ लिखना जरूरी होगा या फिर इसमें साइन दिए होंगे, ठीक है। तो इस तरह से न्यूट्रॉन, अल्फा, प्रोटॉन एंड देन इलेक्ट्रॉन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है E/m रेशियो के लिए, इस तरह का। इसी कॉन्सेप्ट में एक और बना दिया मैंने, देखो E/m ऑफ प्रोटॉन दे रखा है, E/m ऑफ अल्फा। तो अभी भी आपने देखा था E/m ऑफ अल्फा कितना आया था अभी, 1/2, और E/m ऑफ प्रोटॉन क्या था, 1। तो इससे क्या, इससे कंक्लूड करिए आप कि अल्फा का जो E/m है वो प्रोटॉन के E/m का हाफ है। तो प्रोटॉन का दे रखा है तो उसका क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए। 9.58 को हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4.79 इंटू 10⁻7। देखिए एक ऑप्शन वो सेम है, एक डबल वाला है, एक 0 है, एक है। तो आपको बस ये रिलेशन अगर पता होगा इनके मासेस और चार्ज से, तो आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाएंगे। E/m वैल्यू इज मैक्सिमम 4। अब देखिए, अब आपको ये डिसाइड नहीं करना है, एनोड रेज के लिए पूछा है, कैथोड के लिए पूछा है। तो E/m चार्ज तो सेम होता है, लेकिन मास आपका जिसका ज्यादा होगा उसका E/m वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो मास लीस्ट होगा उसकी E/m वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसका मास कितना है, 2। हीलियम का कितना है, 4। नियॉन का कितना है, 20। और नाइट्रोजन 28। तो अपन कौन सा वाला ले लेंगे,
टू, जिसका मास सबसे कम होगा E/m वैल्यू उसी के लिए क्या होगी, हमेशा सबसे ज्यादा होगी। तो नॉर्मल सी बातें बिल्कुल है। वेरियस एटॉमिक मॉडल, तो देखिए विलियम क्रुक्स और इनके एक्सपेरिमेंट से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, तो हमें ये तो पता लग गया कि एटम इज नो लॉन्गर इंडिविजिबल। अब इंडिविजिबल वाला कॉन्सेप्ट चलेगा नहीं, ठीक है ना। तो हम ये मानते हैं कि इसके अंदर और छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का पता तो लग गया कि दे आर प्रेजेंट इन द एटम, बट व्हाट आर द एक्चुअल पोजीशन ऑफ दीज फंडामेंटल पार्टिकल्स, उसके लिए वेरियस एटॉमिक मॉडल दिए गए। सबसे पहला मॉडल दिया गया प्लम पुडिंग मॉडल, थॉमसन ने दिया था, सबको पता है। प्रोटॉन, और उन्होंने एक वाटरमेलन मॉडल बोल सकते हैं, प्लम पुडिंग बोल सकते हैं। उन्होंने कहा था कि पॉजिटिव पार्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और नेगेटिव पार्ट उसमें क्या है, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन ना तो स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर पाया, ना ही रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को, तो मॉडल फेल हो गया। उसके बाद आया रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट किया था, कितनी बार बताया होगा आपको, तो सभी जानते हैं। इसमें से 10 to 20,000 पार्टिकल्स में से एक ऐसा पार्टिकल था जो 180 डिग्री पर वापस लौट गया, रिपेल हो गया, ठीक है। तो इससे उन्होंने कंक्लूड किया कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा सा है, बाकी पार्ट जो है वो हॉलो है, और मोस्ट ऑफ पार्ट हॉलो है। जो एंटायर मास है वो कहां पर सिचुएटेड है, सेंटर में सिचुएटेड है, और उसकी साइज भी क्या है, बहुत ही छोटी है। तो न्यूक्लियस की साइज और इनके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूं, बाकी तो मॉडल सभी जानते हो आप। साइज ऑफ एटम क्या कहते हो आप, 10⁻⁻10 मीटर। इसी तरह आता है साइज ऑफ न्यूक्लियस, तो एक डेटा ये लिया हुआ था 10⁻15 मीटर रेंज में, ऐसा माना जाता है, ठीक है। लेकिन वैसे अगर आप फिजिक्स में पढ़ते हो, न्यूक्लियस की साइज की बात करेंगे तो क्या होता था, आर रेडियस की बात करें तो R0 A 1/3। ये फिजिक्स में पढ़ते हो तो इसलिए यहां इतनी जरूरत नहीं है। इससे भी आप क्या कर सकते हो, रेडियस निकल सकती है किसी भी। तो न्यूक्लियस की रेडियस हमें पता होती है, एटम की रेडियस हमें पता होती है, इनके बारे में अपने को देखना था। कुछ चीजों को ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जैसे एक तो क्लार्क मैक्सवेल ने बोला था कि ये जब प्लस के चारों तरफ माइनस रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा तो फाइनली इट डंप्स इनटू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, तो ऐसा होता नहीं है, तो ये मॉडल को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था ये। इसी तरह स्पेक्ट्रम को भी ये कह रहा था कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए इनके अकॉर्डिंग, तो अगर कंटिन्यूअसली एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी तो। लेकिन बाद में पता लगा कि एटम का स्पेक्ट्रम जो होता है वो कैसा होता है, लीनियर होता है, मतलब लाइन स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो उसके बाद नया मॉडल किसने दिया, बोर मॉडल। बोर ने एक्चुअली अपना मॉडल नहीं था, बोर ने क्या किया, ऑल द एज्यूम्शंस ऑफ रदरफोर्ड प्लस मैक्स प्लांक, इन दोनों के जो थ्योरी थी उन दोनों को मिक्स करके पूरी रदरफोर्ड के एज्यूम्शंस को अडॉप्ट कर लिया, प्लस मैक्स प्लांक की थ्योरी को इन्वॉल्व करके एक नया मॉडल दिया। इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ डेफिनेट एनर्जी। इन्होंने कहा अपने ऐसे ऑर्बिट हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए ना तो एनर्जी लूज करता है ना ही एनर्जी गेन करता है, ठीक है। ये भी हाइपोथेटिकली उन्होंने बोला, उसका कोई एविडेंस तो उन्होंने दिया नहीं, ठीक है। ऐसा हो गया, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली दोज ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम mvr इज कंप्लीट मल्टीपल ऑफ h/2π। तो इसके अंदर देखिए बच्चों, पहला कॉन्सेप्ट जो था, एक तो ये फॉर्मूला बना mvr इक्वल्स टू व्हाट, nh/2π। इस फॉर्मूला को याद करना है अपने को, ये एंगुलर मोमेंटम होता है J, ठीक है। तो J आपको ये याद रखना होगा nh/2π, ये ऑर्बिट के लिए है। ऑर्बिटल के लिए आएगा तो आगे आएगा एक रूट ऑफ l इंटू एल प्लस L1 h/2π, ठीक है। तो वो यूज करेंगे, ये ऑर्बिट के लिए ये यूज करेंगे। और तीसरा उन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी कब लेते हैं और देते हैं, तो उन्होंने कहा जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल एक शेल से दूसरे में जाते हैं, इसे बोलते हैं ट्रांजिशन। जैसे फर्स्ट से किस में गए, फोर्थ में, तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, E4 माइनस E1, जिसे डेल्टा ई बोला गया। जब ये वापस इससे इसमें आएंगे 4 से 3 में, तो एक एनर्जी का बंडल होगा जो E4 माइनस E3, उतना रिलीज करेंगे। तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन शेल टू अनदर, ये कहा। और इसके लिए एक फॉर्मूला बना देते हैं कि डेल्टा E जो होता है वो क्या होता है, En2 माइनस En1, और ये किसके इक्वल होगा, h न्यू। ये किससे आया था,
प्लांक थ्योरी से आया था। तो अभी प्लांक थ्योरी में मैं आपको बता दूंगा। तो ये बोर मॉडल में कुछ बातें बताई गई और इससे उन्होंने कहा कि जब इस एनर्जी रिलीज एनर्जी को फोटोग्राफिक प्लेट पे मार्क करते हैं तो एक लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। तो लाइन स्पेक्ट्रम को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाइए। मेन चीज आएगी इनकी एप्लीकेशंस पे, इनकी एप्लीकेशंस आएंगी, देन प्लांक थ्योरी आएगी, तो आपको और अच्छे से बातें समझ में आएगी। देखिए एप्लीकेशंस में स्टार्ट करते हैं। तो रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी, तीन मेन चीज तो इन्होंने ये बताई थी। तो रेडियस का फॉर्मूला ये होता है और आपको ये खास तौर पे याद रखना होता है 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड। एन क्या है, नंबर ऑफ शेल, और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। तो जब भी बोलेगा जैसे हीलियम प्लस, तो किसी ने कहा व्हाट इज जेड, तो बच्चे कई बार हम गलती कर देते हैं, यहां कुछ बच्चे 1 लिख देते हैं, He प्लस देखकर प्लस के इंप्रेशन में आ जाते हैं, जबकि प्लस का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। जबकि जेड जो होता है एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ध्यान रखना। तो हीलियम देखते ही 2 लिख देना है, प्लस माइनस नहीं देखना है हमें। लिथियम 2 प्लस है तो हमें लिथियम को देखते ही जेड की वैल्यू कितना लिख देनी है, 3, और उसी को यूज करेंगे अपन। तो यहां पर जब भी किसी की रेडियस निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, तो इन फॉर्मूलाज में काम में लेंगे अपन। इसी तरह वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन एन एच, या फिर ये जो आपको याद करना है 2.18 10 की रेज़ टू पावर 6 जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। वही जेड वही एटॉमिक नंबर है, एन नंबर ऑफ शेल है। इसी तरह एनर्जी का फॉर्मूला है टोटल एनर्जी। ये एनर्जी कौन सी है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब क्या होता है बच्चे, यहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, लेकिन जब क्वेश्चन आया उसमें जूल में दिया हुआ है। तो मैं आपको अभी एक क्वेश्चन के थ्रू या एक कन्वर्जन के थ्रू आपको बता देता हूं कि एनर्जी के कौन कौन से फॉर्मूलाज आप यूज कर सकते हो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो ये रिलेशन याद करिए। मैं सबका जूल में रिलेशन बता देता हूं ताकि किसी को भी किसी में कन्वर्ट करना पड़े वी कैन। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके, ऐसे एक यूनिट होती है 1 कैलोरी, जो क्या होती है 4.18, या फिजिक्स में आप 4.2 लेते हो तो वही ले लो, 4.2 जूल, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एक होगा 1 अर्ग, अर्ग जूल से छोटी यूनिट है, तो ये क्या होता है 10⁻7 जूल, माइनस में हो जाएगा क्योंकि जूल बड़ा है, तो 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं, तो 1 अर्ग में 10⁻7 जूल हो जाएगा, ठीक। और एक और यूनिट लास्ट, लीटर एटीएम 1.01 सॉरी 101.3 जूल। 100 जूल लेकर भी आप राउंड ऑफ करके काम ले सकते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री में भी हमने देखा था। तो 1 लीटर एटीएम, ये सारी यूनिट्स हो गई। एक बार तो आरपीएमटी में यही क्वेश्चन आया था, राजस्थान का जो पीएमटी का एग्जाम होता था ना पहले, उसमें कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलोरी, अर्ग, लीटर, इनमें क्या रिलेशन है। तो सबसे छोटी यूनिट कौन सी थी इसके अंदर, इस तरह का क्वेश्चन था, देखो। तो सबसे छोटा इसमें कौन है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद नेक्स्ट यूनिट जो है वो कौन सी है, 1 अर्ग। फिर आता है 1 जूल, जूल के बाद कौन बड़ा है उससे, कैलोरी, क्योंकि 1 कैलोरी कंटेन्स 4.2 जूल। और सबसे बड़ा कौन हो गया, 1 लीटर एटीएम, बिकॉज इसमें 101.3 जूल थे। तो ये रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से होता है, राइट। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर लीजिए, उसका साइन बदल दीजिए, काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी बनाना है तो जो टोटल एनर्जी थी उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर होता है, mv स्क्वायर को kz स्क्वायर अपॉन r से कह सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को -kz स्क्वायर अपॉन r ये कह सकते हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी किसी क्वेश्चन में पूछी जाए तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना है, हमें टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। आफ्टर दैट इन दोनों फॉर्मूलाज की हेल्प से हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर पाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो अभी तक एप्लीकेशन पढ़ी है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 3rd and 4th शेल ऑफ हीलियम प्लस। हमें किसका पूछा है, रेडियस। तो सबसे पहले रेडियस का फॉर्मूला लाइए, हम लेके आए 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, ये फॉर्मूला आ गया बच्चे। अब इसमें क्या पूछा है, 3rd and 4th शेल, मतलब n कांस्टेंट नहीं है, एक 3rd है एक 4th, लेकिन दोनों हीलियम के लिए तो जेड भी कांस्टेंट है। तो जेड कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो r इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, n स्क्वायर, बस n ही कांस्टेंट नहीं है, r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, बस काम में हो गया। 3rd और 4th की बात चल रही है ना, तो व्हाट इज r3 अपॉन r4, प्रोपोर्शनल होता है तो क्या होगा n3 स्क्वायर अपॉन n4 स्क्वायर। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता तो उल्टा हो जाता, n3 स्क्वायर मींस व्हाट, n की वैल्यू 3 होती है, 3 का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर,
सो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 9:16। तो 9:16 ये आंसर हो जाएगा। तो जब भी किसी रेडियस का रेशियो पूछा तो इस तरह से आ गया। मैंने ऑप्शन नहीं बनाया क्योंकि ऑप्शन तो फिर आप ऑप्शन देख के थोड़ी करना है क्वेश्चंस, ठीक है। तो 5-6 क्वेश्चन मैंने विदाउट ऑप्शन लिए, ठीक है ना। तो ये 9/16 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, जो अब तक पढ़ा है उसी की बात कर रहे हैं। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन LH सेल। ओहो, ये देखिए बच्चों, LH सेल व्हाट डज इट मीन। हाँ, जोड़ डालिए दिमाग पे। L नंबर दे रखा है, तो आपने पढ़ा हुआ है ऐसे KLMN, ये शेल का नंबर होता था, और इनके N की वैल्यू क्या क्या होती थी, लाइक दिस। तो LH सेल मीन्स व्हाट, सेकंड शेल। बड़ा इजी हो गया। सेकंड सेल और लिथियम 2+ के लिए काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। हम नहीं निकाल सकते डायरेक्ट, तो हमें क्या निकालेंगे, हम पहले टोटल एनर्जी निकालेंगे। क्या फॉर्मूला था, -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक, तो -13.6 तो रहने दीजिए। Z कितना है बच्चों, लिथियम 2+, कुछ मत देखिए +2, लिथियम देखते हैं, हमें Z का डिसाइड कर लेना है, इट इज 3। ठीक है, तो 3², और LH सेल मतलब 2², सेकेंड सेल। M होता थर्ड शेल होता 3² कर देते। तो ये बच्चों देखिए -13.6 इंटू 9, तो ये हो गया 122.4/4। अब 4 से डिवाइड कर दीजिए, -3 0.6, सही है, यस। तो -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारा है टोटल एनर्जी। अब हमें किस में कन्वर्ट करनी है, उसने बोला काइनेटिक एनर्जी बताइए, तो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी +30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, as it is potential energy. What is the relation between potential energy and total energy? Potential energy is twice of total energy. So just write the total energy -30.6 and multiply by 2. So it should be 61.2, but it is minus. Okay? आप ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी नेगेटिव में आएगी, जबकि काइनेटिक एनर्जी किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। तो इस तरह से आप टोटल एनर्जी कैलकुलेट करके पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट में एनर्जी दे रखी है बच्चे, ये माइनस में होगी, गलती से छपा नहीं है, हमेशा माइनस में होती है। तो ग्राउंड स्टेट मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन के लिए E1 दे रखा है, ये क्या लिख दिया, E1 ऑफ हाइड्रोजन कितना दे रखा है बच्चे, -2.18 10⁻⁻18 जूल पर एटम, ये गिवन है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ध्यान देना पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, वो भी कौन से में, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अब देखिए बच्चे, ये देखो बच्चे, ये n=1, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, एंड ऑल अदर स्टेट आर कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट, राइट, जितनी भी होगी। तो n=2 जो होगा, ये n=3 4, तो n=2 जो होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट हमेशा एक आगे चलेगी, ग्राउंड स्टेट को छोड़कर होगी, तो सेकंड वाला फर्स्ट होगा, जैसे फोर्थ होगा वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट होगा, सिक्स्थ जो होगा वो फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट होगा। अब आप आ जाइए, सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं। सेकंड एक्साइटेड स्टेट की मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, E3 निकालना है पहले। लेकिन E3 में भी टोटल एनर्जी नहीं निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, दो बाद में करेंगे। तो पहले अपन E3 निकालिए। सो वी हैव E1 एंड वी हैव टू फाइंड E3। सो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एनर्जी एंड शेल, En is what, -13.6 Z²/n². This time we are talking about hydrogen in both cases, right? So hydrogen is constant, so -13.6 and Z² is constant. तो En is proportional to what, -1/n²। ऐसा रिलेशन आ गया, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। तो बच्चों अब क्या होगा, सो E1/E3 फर्स्ट और थर्ड में एन रिलेशन, तो इसको क्या कर देंगे, 3²/1², माइनस तो कैंसिल हो जाएगा दोनों में रेशियो, तो ये आ गया। अब E1 की वैल्यू गिवन है, तो E3 क्या होगा बेटा, E1/9।
तो आप E3 तो क्या निकाल लेंगे, जो E1 की वैल्यू दे रखी है उसे 9 से डिवाइड करके हम E3 निकाल लेंगे। लेकिन E3 टोटल एनर्जी आया है। अब क्वेश्चन पूछा था पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है हमेशा क्या होती है, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। तो बस ये जो एनर्जी का आंसर आएगा उसे आप क्या कर देना, बस 2 से मल्टीप्लाई कर देना। सो पोटेंशियल एनर्जी हमारी आ जाएगी 2, व्हाट इज E3, सो इट इज -2.18 इंटू 10⁻⁻18 तो था ही, इसे हमने किससे डिवाइड किया है, 9 से, और ये अपना आंसर आ जाएगा जूल में। कैलकुलेट कर लेना, सिंपल। तो बस टू द पॉइंट काम करना है। टोटल एनर्जी पूछा है, पोटेंशियल पूछा है, काइनेटिक पूछा है, हम बिल्कुल अवेयर रहेंगे। क्वेश्चन यही आते हैं, थर्ड शेल की एनर्जी दे दी, फिफ्थ की पूछ ली, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट की पूछ दी। तो देखो सेकंड एक्साइटेड स्टेट बहुत सारे बच्चे तो क्या करेंगे, E2 कर देंगे। E2 नहीं करना था, E3 करके उसको फिर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करना था 2 से मल्टीप्लाई करके, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। सबको आ रहा है ना बच्चे एकदम अच्छे से, यही रेडियस में हो सकता है, यही वेलोसिटी में होगा, सब कुछ सेम काम करना है। एक और क्वेश्चन जो गलत हो सकता है, छोटा सा क्वेश्चन आता है, इफ एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस देन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो बच्चे, एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है, En क्या होता है, -13.6 Z² / n²। एटॉमिक नंबर Z इंक्रीज कर रहा है, तो Z बच्चों क्या लगता है, Z के साथ रिलेशन देखिए, ये लेंगे, और जो बच्चे उस माइनस को इग्नोर करके आ जाएंगे, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी माइनस को लेके आया था, माइनस लेके आना है, तो -Z² है, तो अब Z क्या होगा, 1, तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 होगा तो -4 होगा। तो कौन बड़ा है, -1 या -4? माइनस में जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती है वो कम होती जाती है ना बच्चे, तो यही ध्यान रखना है। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से एनर्जी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन नेगेटिव में बढ़ रही है, तो नेगेटिव में बढ़ रही है इसका मतलब क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो हम क्या आंसर देंगे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। तो ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, नहीं तो माइनस को इग्नोर करता है बच्चा हमेशा सबको छोड़ के। अब यहाँ देखिए मैंने ग्राफ से ज्यादा अच्छे से बता दिया है, ये 0 एनर्जी है, Z², ये यहाँ Z² के साथ ग्राफ होगा या तो, या 1/n² के साथ, ये नेगेटिव टेरिटरी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई, कम होती जाएगी। तो ये ग्राफ आपको प्रॉपरली बताया है, ठीक है। स्पेक्ट्रम सभी जानते हो, जब प्रिज्म में से व्हाइट लाइट को पास करता है तो 7 कलर में विबग्योर में ये क्या होता है, डिस्पर्स हो जाता है, ये स्पेक्ट्रम होता है। एटम के स्पेक्ट्रम के बारे में भी हमें नॉलेज लेना है, लेकिन इसमें इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। तो बेसिकली अपना जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है वो इमिशन स्पेक्ट्रम होता है, तो उसको अपन स्टडी करेंगे, ठीक है। कुछ टर्म्स होंगी जो आप सब जानते हो वैसे, ये देखिए, ये क्या होती है बताइए, दो इनके बीच की डिस्टेंस, ये क्या होगी, वेवलेंथ, ये क्या होगा, एम्पलीट्यूड। तो दो क्रेस्ट या दो ट्रो के बीच की डिस्टेंस होती है, वेवलेंथ होती है। हाइट ऑफ क्रेस्ट या ट्रो जो होगी वो क्या होगी, एम्पलीट्यूड होगी, ठीक है। तो ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से पर सेकंड कितनी वेव्स पास होती है, ठीक है ना। तो ये नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू ए गिवन पॉइंट पर सेकंड, ठीक है। वेव नंबर ये क्या हो जाएगा, 1 रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ कह सकते हो, या क्या कह सकते हो, पर सेंटीमीटर या पर यूनिट लेंथ जितनी वेव्स होती है, तो 1/λ कह दिया हमने। और वेलोसिटी आप जानते ही हो, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का उल्टा होगा, ठीक है। तो ये टर्म्स हम जानते हैं बेटा, ठीक है। इनके लिए मैं कुछ फॉर्मूलाज आपको एक पेज इंसर्ट करके आपको बता देता हूं। जैसे टाइम पीरियड है, फिजिक्स में क्या पढ़ते थे, स्पीड क्या होती थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इधर आ गया तो ये क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये बच्चों क्या होगा, 2πr, सर्कुलर है तो क्या होगा, सरकमफ्रेंस ये है, और अपॉन क्या होगा, वेलोसिटी, 2πr अपॉन v, v को स्पीड कह सकते हैं, वेलोसिटी बोलेंगे केमिस्ट्री में, और डिस्टेंस 2πr है। तो ये जब ध्यान रखेंगे तो यहां t प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा बच्चों, n³। r का फॉर्मूला क्या होता है, n² अपॉन z, ये होता है z अपॉन n, n ऊपर चला गया तो n³ ये इसके साथ रिलेशन आएगा अगर क्या है, z कांस्टेंट है। तो कोई भी क्वेश्चन आए तो T1/T2 फर्स्ट और सेकंड सेल के पीरियड टाइम पीरियड का रेशियो क्या होगा, 1³ अपॉन 2³। तो ये कितना आ गया बच्चे, 1:8। एक तो ये हो गया। इसी तरह अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो v/2πr हो जाएगा। एक फ्रीक्वेंसी की बात करते तो कौन सा फॉर्मूला होता है, c/λ होता है, ठीक। थर्ड नंबर बात करें, वेव नंबर की बात करें तो ये 1/λ होता है,
ये मैं कुछ फॉर्मूला बता रहा हूं जो सबको पता है, इन पे कुछ क्वेश्चंस बनेंगे बस। और न्यू बार वेव नंबर को ऐसे भी कह सकते हैं, किसी सर्कुलर में वेव नंबर पता करना हो तो 2πr टोटल है और उसमें कितने वेव्स हैं उससे अपन क्या कर सकते हैं 2πr लैम्डा से 2πr अपॉन लैम्डा से वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे जो हमें याद रखने हैं, जिनके ऊपर हमें क्वेश्चंस देखने हैं। नंबर ऑफ वेव्स इन थर्ड शेल बड़ा इजी है, सीधा आंसर दे दीजिए 3। जिस शेल में बात कर रहे हैं उसमें वेव्स उतनी होती है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों कैसे वेव्स का नंबर अभी मैंने बताया था आपको, न्यू बार क्या होता था, या तो ऐसे करते थे या मैंने क्या बताया था अभी 2πr अपॉन लैम्डा से, और लैम्डा की वैल्यू डी ब्रॉगली की फॉर्मूला से लाएंगे अपन। 2πr लैम्डा क्या होगा h अपॉन mv, ये डी ब्रॉगली का रिलेशन है जो अभी चैप्टर में आ जाएगा। उसके बाद बच्चों क्या होगा 2πr और mv भी ऊपर आ गया h, तो ये mbr है। mbr को अभी बोर ने क्या बताया था nh अपॉन 2π, तो 2π से 2π कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया, फाइनली क्या आ गया n नंबर ऑफ शेल है। तो जिस शेल का नंबर 3 है तो वेव्स का नंबर कितना हो गया 3, 4 है तो 4, तो जिस शेल का पूछे उतनी ही वेव्स होती है, ये आपको डायरेक्ट बता देना। प्लांक थ्योरी बताया गया है, तो प्लांक ने कहा कि जब एनर्जी जो होती है एक शेल से दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन आता जाता है तो एनर्जी जो होती है जो ऊपर से नीचे आ रहा है तो एक पैकेट के रूप में बंडल के रूप में रिलीज होती है, उसे क्या बोलते हैं क्वांटा, ठीक है ना। और ये जो होती है एनर्जी का जो बंडल है ये पैकेट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो एन लिखा है ना गलती से, ये क्या चीज है न्यू है, ठीक है। और बाद में ये ई इक्वल टू क्या हो गया एच न्यू। एक चीज और बता दूं, ई इक्वल टू एच न्यू लगाते हैं लेकिन ई इक्वल टू कुछ बात में अपन ये भी लगाएंगे एन एच न्यू, वेयर व्हाट n इज व्हाट, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स है। अगर फोटोन एक से ज्यादा होंगे तो फिर ये फॉर्मूला लगेगा E इज इक्वल टू एन एच न्यू, और न्यू की वैल्यू C अपॉन लैम्डा होती है। प्लांक कांस्टेंट हर बच्चा जानता है ये होता है, तो ये बताने की जरूरत है नहीं। तो इसके यूज लेंगे अपन, सभी बच्चे जानते हैं, कोई स्कूल में लिख के नहीं आना है कि राइट द 3 पोस्टुलेट्स ऑफ प्लांक और ऐसा कुछ, तो आपको ध्यान होना चाहिए। तो जब नंबर ऑफ फोटोन पूछेगा तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये नोटिस कर लो, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। जैसे देखो एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ है कंपटीशन में, वही बताया मैंने। 50 वॉट बल्ब, एक सिमिलर क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया गया है, उसमें लेकिन थोड़ा मॉडिफिकेशन है। वहां पर 100 वॉट दिया हुआ था, ये नहीं दिया हुआ था, बस बाकी सब सेम था। यहां पर मैंने थोड़ा सा और पॉइंट डाला उसमें ताकि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो भी हम कर पाए। तो एनसीईआरटी वाला तो कर ही लोगे आप। 150 वॉट बल्ब, तो सबसे पहले बात होती है P 150 वॉट, वॉट में क्या दिया होता है पावर, ये यूनिट से पहचानना होता है हमें। और पावर का मतलब होता है, वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकंड, ये एनर्जी अपॉन टाइम है। तो टोटल एनर्जी तो हो गई कितनी 150 जूल, और टाइम कितना हो गया 1 सेकंड। 1 सेकंड में 150 जूल एनर्जी देने वाला कोई बल्ब होता है या कोई लाइट होती है, उसको बोलते हैं 150 वॉट का है। हमारे घर पे होता है ना 100 वॉट का बल्ब है, या आजकल तो कम हो गया, एलईडी आ गई तो कम वॉट में आ गया, ठीक है। ये कितनी एनर्जी दे रहा है 8% एनर्जी दे रहा है। तो जो एनर्जी की कैलकुलेशन होगी, होनी तो 150 चाहिए थी अगर ये नहीं क्लोज होता, लेकिन ये सिर्फ कितने परसेंट दे रहा है 8% दे रहा है। तो कितना जूल आ गया 12 जूल एनर्जी है, सिर्फ 8% दे रहा है, इसका मतलब कितनी एनर्जी है 12 जूल, राइट। ये आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स इफ, मैंने कहा था ना नंबर ऑफ फोटॉन जब भी पूछेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए वैसे E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन जब भी पूछा होता है तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना होता है E इक्वल टू एन एच न्यू। व्हाट इज एन, नंबर ऑफ फोटोन। तो एक बार आप क्या करिए, चेंज करिए इसको थोड़ा सा, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, ये वेवलेंथ दे रखी है। तो एन एच फ्रीक्वेंसी को हटाइए, सी अपॉन लैम्डा लिखिए, वेवलेंथ की टर्म में लाइए, और एन क्या हो गया बच्चे ई इंटू लैम्डा एच इंटू सी। तो एन क्या हो गया, ई कितना है 12 जूल, लैम्डा कितना है 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, हाँ एमकेएस में लिखना सब कुछ। और एच और सी ये प्लांक कांस्टेंट होता है 6.62 10⁻34, और सी स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। इसको अपन कहते हैं 2 इंटू 10⁻25, आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो इसको, और ऊपर जो वैल्यू लिख रखी है उससे इस तरह से आप इसको क्या कर लेना, कैलकुलेट कर लेना, ये n। तो नंबर ऑफ फोटोन जब भी पूछे जाते हैं तो ऐसे आते हैं। तो अब क्या कैलकुलेट करना था, फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन वेवलेंथ इमीडिएट लाइट इज दिस,
तो फोटोन का नंबर निकालना था, पर सेकंड निकालना होता है तो पर सेकंड निकाल लिया। कई बार इसमें क्लॉज और डाल दिया जाएगा कि फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन रिलीज्ड इन 10 मिनट, तो ये तो पर सेकंड आया है, तो 1 मिनट में 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से और कर देंगे तो 10 मिनट का हो जाएगा। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ फोटोन कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करें। बाकी सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि विविध भारती की ये वेवलेंथ है, आप उसकी फ्रीक्वेंसी बताओ, आता है ना 100.3 FM वगैरह सब, तो वो सब ध्यान देना है। तो वेवलेंथ दे रखी हो, फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, वेव नंबर निकालना हो, तो डायरेक्ट रिलेशन वी हैव, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, एक टॉपिक और ले रहे हैं आज बस। तो स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। देखिए ये स्पेक्ट्रम का बनाया गया है N1, इसको मैंने क्या बोला, इट इज ग्राउंड स्टेट, एंड ऑल दीज आर कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। तो N इक्वल्स टू 2, मैंने बताया था आपको कौन सी एनर्जी स्टेट है ये, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। 6 वाला होगा तो कौन सी होगी बेटा, 7th एक्साइटेड स्टेट। एक ज्यादा बताना है क्योंकि ग्राउंड स्टेट, सॉरी एक कम बताना है, तो यहां 6 वाला जो होगा वो क्या होगा, मैंने गलत लिखा बच्चों, ये होगा 5th एक्साइटेड स्टेट। समझ गए? तो आपको नंबर 6 है लेकिन वो 5th एक्साइटेड स्टेट है, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट जो है वो 2 से स्टार्ट हो रही है। सीरीज के नाम आपको पता होंगे, लाइमन, बामर, बास्टन, ब्रैकेट, पीफंड, हम्फ्री। ठीक है, तो ये लाइमन सीरीज, सबसे पहली बात ये कौन से रीजन में होती है, कई बार तो ये आता है, तो ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में होती है। अल्ट्रा वायलेट रीजन में होती है तो इसका लैम्डा भी आपको पता होना चाहिए कि लैम्डा इज लेस देन 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, नैनोमीटर में लिखा होगा तो 400 लिखा होगा। 4000 एंगस्ट्रॉम से नीचे वाले जो होते हैं विजिबल लाइट होती, सॉरी यूवी होती है, अल्ट्रा वायलेट, लाइमन सीरीज। इसी तरह बामर सीरीज ये होती है विजिबल लाइट में, एक ही होती है विजिबल लाइट में, तो इसकी लैम्डा जो होती है रेंजिंग फ्रॉम 4000 टू 7000 एंगस्ट्रॉम। ओके, all other lines are in infrared IR where lambda must be greater than 7000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है बच्चों, तो ये सब पढ़ना होता है अपने को। अब देखिए लाइमन कब बनती है, जब हम फर्स्ट में आते हैं। कहां से आते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, लास्ट तक कहीं से भी आ सकते हैं। बामर ऐसे ही होगी, 2 में आना, 3 में आना, 4 में आना, ये सब हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा देखो, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपके पास कौन कौन सी सीरीज हैं, लाइमन, बामर, बास्टन एंड सो ऑन, ब्रैकेट, पीफंड, ऐसे। तो इसमें लैम्डा का ऑर्डर क्या होगा, तो मैं बच्चों देखो लैम्डा का ऑर्डर आपको रटाऊंगा नहीं, सामने देखिए आप, ये जो गैप होता है वो ये इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, एनर्जी का गैप। हम सिर्फ एनर्जी को समझते हैं, बाकी को सबको उससे रिलेट करके आंसर देंगे। एनर्जी ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर ज्यादा होगा, लेकिन लैम्डा क्या होगी, कम होगी, क्योंकि एनर्जी और लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये गैप सबसे कम है एनर्जी का, तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, और जो इनफाइनाइट वाले में एनर्जी सबसे ज्यादा है तो वेवलेंथ सबसे कम है। तो अब लाइमन लाइन तो आपको चूज करना पड़ेगा कहां से आ रहे हैं। अपन मान लो 8 से आ रहे हैं, तो 8 से लाइमन लाइन की ये लाइन हो, ये इतनी एनर्जी होगी, बामर की ये एनर्जी होगी, पास्टन की ये होगी, एनर्जी कम होती जा रही है आगे से आगे, एनर्जी कम होती जा रही है, इसका मतलब वेवलेंथ क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्लियर है? तो ये आंसर अपन ने दिया कि लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, इस तरह से लैम्डा क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आया, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा लाइन्स हैं, ये सब किसकी हैं, लाइमन लाइन की है। अब वापस पीछे आइए, देखिए ये लाइमन है, तो लाइमन की फर्स्ट लाइन को कौन सा बोलते हैं, अल्फा लाइन, सेकंड लाइन को कौन सा बोलते हैं बेटा, बीटा, थर्ड को गामा, फोर्थ को डेल्टा। ये 4 ग्रीक लेटर हमें यूज करने होते हैं, हमेशा करते हैं केमिस्ट्री में। तो जो सबसे कम एनर्जी मतलब हाईएस्ट वेवलेंथ की कौन सी है, अल्फा, फिर 2 नंबर एनर्जी थोड़ी ज्यादा हो गई, 3 में और ज्यादा हो गई, 4 में और ज्यादा हो गई, एनर्जी बढ़ती जा रही है, मतलब क्या होता जा रहा है, वेवलेंथ कम होती जा रही है। तो आप इसका जो आंसर देंगे बच्चे, ये इस तरह से देंगे। ये नॉट ओनली फॉर लाइमन सीरीज, फॉर एनी सीरीज, बामर के लिए भी यही होगा, पास्टन के लिए भी यही होगा। तो दोनों ऑर्डर ये आ गए। और एक ऑर्डर जो अक्सर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में याद करना पड़ता है, या वो आता है, वो होता है सबसे कम वेवलेंथ किसकी मानी गई है, कॉस्मिक रेज, उसके बाद एक्स रेज है, यूवी है, विजिबल लाइट है, आईआर है, फिर माइक्रोवेव्स है,
और फाइनली कौन सी है, रेडियो वेव्स है, ऐसे। और विजिबल लाइट, इसमें भी आप ध्यान करिए, VIBGYOR, ये क्या होता है, ये वेवलेंथ का ये ऑर्डर है। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, वॉयलेट कलर की होती है, रेड कलर की मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो ये 3 ऑर्डर मैंने आपको बता दिए जो कोई क्वेश्चन आ सकता है। बाकी देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ 2 photons ऑफ लैम्डा 200 and 2000 and 4000 एंगस्ट्रॉम रेस्पेक्टिवली। तो देखिए एनर्जी का रेशियो पूछा है और दे किसका रखा है, दे क्या रखी है, वेवलेंथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द रिलेशन, तो व्हाट वी नो, E equals to h nu, what is nu, it is C upon lambda, so C is constant, h is constant, then what is the relation between E and lambda, so it must be E is proportional to 1 upon lambda, अभी बताया था मैंने इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो अब हमें क्या करना है, E1 by E2 कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो बेटा क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 upon lambda 1, डायरेक्टली होता तो लैम्डा 1 by lambda 2 होता। तो व्हाट इज लैम्डा 2, अब इसमें जो फर्स्ट दिया होता है वो लैम्डा 1 होता है, सेकंड दिया होता है वो लैम्डा 2, कम ज्यादा से कोई मतलब नहीं है। तो लैम्डा 2 सेकंड दे रखा है 4000 और फर्स्ट दे रखा है 2000, तो अपना आंसर हो गया E1 by E2 इक्वल्स टू व्हाट, 2 upon 1। तो रेशियो जो आएगा 2:1 ऑप्शन लिखा होगा उसको टिक करना पड़ेगा, या सिर्फ 2 लिखा हो सकता है, 1:2 लिखा होगा वो गलत होगा। लेकिन अगर आप कई बार गलती कर देते हैं, पहले वाले को ज्यादा है कम, सावधानी से काम करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। तो एनर्जी ज्यादा होना मतलब वेवलेंथ कम होना। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम n = 6 to n = 2, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है ऐसा क्वेश्चन। तो मैं आपको एक फॉर्मूला लिखा देता हूं, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला एक तो आपको सिखाया होता है n × n-1/2, लेकिन वो नहीं लेंगे अपन, हम क्या लेंगे, n2 - n1 + 1/2। यही फॉर्मूला याद करिए क्योंकि दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल। जबकि n × n1 - 1/2 जो लगाते हैं वो तभी होता है जब ग्राउंड स्टेट में आते हैं। तो यहां n2 क्या है, 6, n1 क्या है, 2, ये भी हो जाएगा 6 - 2 + 1/2। तो बच्चों देखो ये आ गया 4, ये कितना आ गया 5/2। तो कितनी लाइंस आ गई, 10 लाइंस। तो इस तरह से कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन को हम क्या कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर बोलते हैं कि इमिटेड फ्रॉम n = 6, नीचे वाला n नहीं दिया होता तो हम n को क्या लेते, n1 को 1 लेते, 15 लाइंस आ जाती। या फिर अपन डायरेक्ट ग्राफ में भी अपन क्या कर सकते, जो अपन ने पीछे बना हुआ था डायग्राम, उससे भी डायरेक्ट विदाउट फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछेगा लाइमन लाइन का नंबर कितना होगा कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में, तो वो क्या होगा, n-1। कोई पूछेगा बामर लाइंस कितनी होगी, तो वी कैन से n-2 एंड सो ऑन। क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, n-3, इस तरह से। तो इंडिविजुअल लाइंस भी पूछ सकता है, टोटल लाइंस भी पूछ सकता है, कितनी लाइन इमिट हुई है, कैसे हुई है, वो सब हम बता सकते हैं। एक ही देखिए बच्चे, कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ, मैंने अलग से फॉर्मूला नहीं बताया क्यों टाइम वेस्ट होता है, मैंने आपको फॉर्मूला वहीं यूज कर लिया जहां पे क्वेश्चन में आने हैं। कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ थर्ड बामर लाइन ऑफ हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना बताऊंगा। वेव नंबर, ये वेव नंबर होता है, तो इसको हाइड कर दीजिए। वेवलेंथ पूछेगा तो वेव नंबर नहीं लिखेंगे। ये क्या हो गया, RH, इसको बोलते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट। ये RH ऐसे लिखना था बेसिकली। ये 1.1 × 10⁻⁴ कितना होता है, अभी चेक करते हैं, देखो बच्चों 109,700 cm इनवर्स होता है। ये cm इनवर्स मतलब नीचे सेंटीमीटर है, ठीक है, वो 10⁻⁷ के आसपास है, अभी बताता हूं आपको। अब ये सेंटीमीटर, नीचे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 की पावर कितना आ गया बच्चे, 7 मीटर इनवर्स। आपको ये लेना पड़ेगा 109,700 cm इनवर्स, ये वैल्यू अपन यूज करते हैं प्रैक्टिकली। तो क्या होता है, 109,658 सेंटीमीटर इनवर्स था, थ्योरेटिकली 109,737 सेंटीमीटर इनवर्स था, और बाद में ये कंक्लूड करके एक एवरेज करके ले लिया गया मीटर इनवर्स में। इसको भी अपन ऐसे कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये फॉर्मूला आपके पास है, तो ये वैल्यू म्यू बार कैलकुलेट करना है, ये वैल्यू मैंने लिख दी मीटर इनवर्स में, ये आ गई।
जेड क्या होता है एटॉमिक नंबर, किसके लिए बात करना है, हीलियम, तो ये क्या होगा बच्चे 2 का स्क्वायर यानी 4। अब बात आती है N1 N2 की, सिर्फ गेम यही है, N1 और N2 यही सीखना है, ध्यान देना आप। नाम देखिए थर्ड और बामर, 2 वर्ड लिखे हुए हैं, तो थर्ड को बच्चा सोचता है 3 ले लेते हैं, नो ऐसा नहीं करना है। बामर नेम पे जाइए, लाइमन बामर सेकंड नंबर पे आती है, तो N1 की वैल्यू कितनी हो गई 2, ये किससे हुई है, क्योंकि ये बामर दिया हुआ था, अगर यहां दिया होता पास्चन तो N1 कितना होता 3, ब्रैकेट दिया होता तो N1 कितना होता 4। याद रखना नेम से हम N1 की वैल्यू डिसाइड करेंगे, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट पीफंट हम्फ्री 1 2 6। ओके, अब N2 की वैल्यूज है, अब 2 है तो N2 की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, दीज ऑल आर द पॉसिबल वैल्यूज फ्रॉम 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट। लेकिन अब न्यूमेरिकल में तो ऐसे थोड़ी है कि 3 ले लो 4 ले लो 5 ले लो, सब वैल्यू ले लो, तो क्या करना पड़ेगा बच्चे, एक वैल्यू लेंगे थर्ड, तो ये देखिए फर्स्ट, ये कौन सी है सेकंड, और ये कौन सी है बच्चे थर्ड, तो ये वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी N2 की 5। अल्फा बीटा गामा भी बोल सकता है गामा लाइन ऑफ बामर, तो बामर की गामा लाइन मतलब थर्ड लाइन। तो अब N1 तो कितना पुट करना है 1/2 स्क्वायर, और ये होगा 1/5 स्क्वायर। इसको बहुत इजीली आपको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो 1.1 10 की पावर 7 तो था ही, ये क्या हो गया 4 और 25 100 एलसीएम आ गया, 25 माइनस 4 21 आ गया, और यहां पर एक 4 से और मल्टीप्लाई कर देना है, तो न्यू बार जो आएगा ये मीटर इनवर्स में इस तरह से अपना आंसर आ जाएगा। वेवलेंथ पूछी होती तो ये म्यू बार की जगह 1/λ लिखते थे, सबको उल्टा कर देते, 100 ये सब आ जाता तो वो मीटर में वेवलेंथ आ जाती। तो वेव नंबर और वेवलेंथ कैलकुलेट करने का यही फॉर्मूला हम बार बार यूज लेंगे, समझना है आपको। ओके, लुक फाइंड द लैम्डा ऑफ लिमिटिंग लाइन, लिमिटिंग लाइन को बोलते हैं लास्ट लाइन, मैंने लिख दिया है, अदरवाइज लिमिटिंग लिखाएगा लास्ट पार्शियल लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन नैनोमीटर, बहुत सारी लिमिटेशन लगा दी इसने। तो हमें क्या बोला है लैम्डा, तो हमें क्या करना है 1/λ, हमने लिखा फॉर्मूला RH Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, पुट ये लिखा हमने कितना 1.1 इंटू 10 की पावर कितना 7, Z इग्नोर करिए 1 स्क्वायर है, हाइड्रोजन है तो। अब बोलिए बच्चों, अब आपको बताया था नेम कौन सा है पास्चन, पास्चन को देखते ही हमें पता लग गया कि N1 की वैल्यू कितना होगी 3, नेम से फर्स्ट वैल्यू से N1 की वैल्यू पता लगती है नेम से, पास्चन मतलब थर्ड, ब्रैकेट होता है फोर्थ। ओके, अब बोला लास्ट, लास्ट मतलब क्या होगा, लास्ट का मतलब हो गया N2 जो होगा वो क्या होगा इनफाइनाइट होगा, तो 1/इनफाइनाइट, इनफाइनाइट स्क्वायर करोगे तो वही इनफाइनाइट ही होगा, तो स्क्वायर क्या करना है, ठीक है, तो बस तो 1/λ कितना आ गया बच्चों अपॉन 9, तो लैम्डा जो होगा वो क्या हो जाएगा 9/1.1 इंटू 10 की पावर 7। ये आंसर आ रहा है किसमें मीटर में, अब उसे किसमें कन्वर्ट करना है नैनोमीटर में। तो डू यू नो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीटर एंड नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10 की पावर -9 मीटर होता है, तो 1 नैनोमीटर जो होगा 1 मीटर को कितना होगा, फिर अगर 1 मीटर बताना है तो 10 की पावर कितना होगा इतना नैनोमीटर, तो 10 की पावर 9 से इसको क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लैम्डा हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9/1.1 इंटू 10 की पावर 7, तो ये तो 100 आ गया, 900/1.1, ये नैनोमीटर में आंसर आ जाएगा। समझ गए, इस तरह से सारे क्वेश्चंस करने होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें डिसाइड करना है कि कौन सी लाइन की बात कर रहा है, थर्ड लाइन फोर्थ लाइन कैसे कुछ भी बोलेगा हम बता देंगे। फोटोन ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड इन, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखो बच्चों, फ्रीक्वेंसी एनर्जी और वेव नंबर ये सब के सब किसके ऐसे रिलेशन होता है, न्यू क्या होता है C/λ, ई क्या होता है Hc/λ, न्यू बार क्या होता है 1/λ, सब लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एनर्जी ज्यादा होगी मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, वेव नंबर ज्यादा होगा लेकिन वेवलेंथ कम होगी, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब एनर्जी ज्यादा। ओके, तो हमने बोला मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब मैक्सिमम एनर्जी बतानी है रिक्वायर्ड। अब देखो बच्चे मैं आपको बता दूं E1 E2 E3 E4
ऐसे 4-5 कम से कम 4 तो कम से कम आपको पता होना चाहिए। E1 क्या होता है? -13.6 EV। हाइड्रोजन के लिए लिख रहा हूं मैं, किसी के लिए लिखो। फिर Z² से डिवाइड करते जाइए बस, तो ये होगा -3.4, ये होगा -1.5 EV और ये होगा माइनस का 0.85 EV। तो 4 वैल्यू अगर आपको पता है बच्चे, तो आपको क्लियरली पता होगा कि E2 माइनस E1 जो होगा विच इज ग्रेटर देन E3 माइनस E2 विच इज ग्रेटर देन E4 माइनस E3 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट और सेकंड की एनर्जी, सेल की एनर्जी का डिफरेंस जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो यहां देखिए फर्स्ट और सेकंड सेल की एनर्जी का मैक्सिमम डिफरेंस होगा, और फिर सेकंड थर्ड, फिर थर्ड फोर्थ, फिर फोर्थ फिफ्थ। तो आंसर क्या होना चाहिए? 2। हम जल्दबाजी में 2 ही लगा देंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में 2 आंसर नहीं है बच्चों। वहां क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी मैक्सिमम एनर्जी तो निकाल दिया, यहां क्या लिखा हुआ है? रिक्वायर्ड। फोटोन की रिक्वायरमेंट कब होगी? जब हम लोअर सेल से हायर सेल में जाएंगे। तो लोअर सेल में हायर सेल में जाएंगे तो एक तो ये ऑप्शन और ये एक ऑप्शन तो भारी हो गए, क्योंकि इनमें तो इमिशन हो रहा है 2 से 1 में आना, 5 से 4 में आना। इस बात को भी नोटिस रखना है। दोनों चीजें मैंने एक साथ बता दी है। 2 क्वेश्चन में नहीं बताना चाह रहा था मैं, एक में बताता फिर वापस। अगर उसमें लिखा होता फोटोन इन्वॉल्व तब तो अपना आंसर होता 2, लेकिन फोटोन रिक्वायर्ड लिखा है या फोटोन रिलीज लिखा होता तब भी ये गायब हो जाते। तो रिक्वायर्ड 2 ऑप्शन दूसरे गायब हो जाते। रिलीज का मतलब होता है जब अपन फर्स्ट और सेकंड में से ही आंसर देते, और रिक्वायर्ड पूछा तो मतलब लोअर सेल से हायर में जाने वाले। तो नीचे से, यानी अब अपने पास 2 से 3 में जाना और 3 से 4 2 ऑप्शन है। तो देखिए ये ऑप्शन आउट हो गया, तो ये तो बच गया, तो ये एनर्जी वाला है। इसी में वेवलेंथ का पूछा होता तो उल्टा आंसर हो जाता, तो वो वाला लेते 3 to 4, क्योंकि जिसमें एनर्जी ज्यादा होगी वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। क्लियर है ना बच्चों? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ ए पास्चन लाइन ऑफ हीलियम प्लस इज x। मैक्सिमम वेवलेंथ, अब देखिए एक और चीज सिखाना चाह रहा हूं मैं आपको। पास्चन लाइन, मैं आपको पास्चन लाइन ड्रॉ करता हूं। देखो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये मान लिया मैंने इनफाइनाइट है। ये इनफाइनाइट से 3 में आ रहे हैं, 5 से आ रहे हैं, 4 से आ रहे हैं। वो कह रहा है मैक्सिमम वेवलेंथ, पास्चन लाइन की मैक्सिमम वेवलेंथ किस में होगी बताइए? ये एनर्जी तो हाईएस्ट यहां होगी, लेकिन एनर्जी जिसमें कम है वो मैक्सिमम होगी। यानी ये वैल्यू है N1 और N2 की, ये हीलियम प्लस की x है। तो मैंने लिखा लेमडा कितना दे रखा है? x। ये लिखा RH, Z² मतलब 2 का स्क्वायर, 1 अपॉन पास्चन है तो 3 का स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 4 स्क्वायर। मैंने डिस्कवर कर लिया मैक्सिमम वेवलेंथ के नाम से, क्योंकि मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी, तो बस जस्ट वाले से हो गया। ये एक ऑप्शन तो ये बना। अब क्या कैलकुलेट करना है? देन मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन लाइन ऑफ हाइड्रोजन। आप कहोगे ऊपर वाले क्या जरूरत है? जरूरत पड़ेगी बच्चों, क्योंकि एक्स की टर्म में लिखे होंगे आंसर, ठीक है ना? क्या बोल रहा है? मिनिमम वेवलेंथ ऑफ बामर लाइन। मैं पूछ रहा हूं, यहां वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी है बामर लाइन, और वो भी किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। तो यहां 1 स्क्वायर आएगा, बामर मतलब 1/2 स्क्वायर, और मिनिमम वेवलेंथ मतलब अगर 2 होगा तो ये कौन सी है? ये लाइन से सारी, तो ये तो मैक्सिमम वेवलेंथ है। मिनिमम वेवलेंथ मिनिमम हाईएस्ट एनर्जी में होगी, तो यहां पर 1 अपॉन क्या करेंगे बच्चों? इनफाइनाइट। ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई। यू कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है? तो आप देखिए इसको डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट को 2 से 1 अपॉन x और 1 अपॉन लैम्डा डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? लैम्डा अपॉन x। ये ऊपर चला जाएगा, RH कैंसिल हो गया। ये कितना था? 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर को डायरेक्ट कर दीजिए ना, 4 हो गया। 4, यहां क्या है? 1, ये भी मैंने कर दिया। अब ये कितना आया देखिए, 1/9 माइनस 1/16। यहां अलग से सॉल्व कर दो। 1/9 माइनस 1/16, ये एलसीएम 144 आएगा। 16 माइनस 9, 7/144। तो ये था बच्चों 7/144, और ये आ गया 1/4। तो ये क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, 4/1। आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड करना था, और इसके अकॉर्डिंग आपको क्या कर लेना है? वैल्यू निकाल लेनी है। ये 16 को मैंने कैंसिल कर दिया, तो ये वापस से क्या आ गया? 9। तो लैम्डा क्या आ गया बच्चे? 7x/9। चेक कर लेना, कैलकुलेशन थोड़ा चेक कर लेना चाहिए, आप चेक कर लेना, ठीक है? तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। टेक वन मोर क्वेश्चन। ये थोड़ा जेई में क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, ये तो मैंने यहां के ला दिया। कोई क्वेश्चन हमारे यहां भी आ सकता है, क्योंकि मेंस के लेवल का क्वेश्चन है। ये लैम्डा 1 है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से एनर्जी लेकर यहां गया और वापस 2 फोटोन रिलीज किए उसने, तो उसमें करेक्ट रिलेशन क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, एनर्जी में रिलेशन क्या होता है?
एनर्जी में अगर ये एनर्जी लिखते हैं अपन तो ये रिलेशन होता है E1 इक्वल्स टू वॉट, E2 प्लस E3। एनर्जी तो ये है और ये समय तो क्लियर होता है। अब एनर्जी होती क्या है, hc बाई लेमडा 1, ये हो गया hc बाई लेमडा 2 और ये हो गया बच्चे hc बाई लेमडा 3। तो h और c तो कॉमन है, तो हम क्या कर देंगे 1 अपॉन लेमडा 1 इक्वल्स टू वॉट 1 अपॉन लेमडा 2 प्लस 1 अपॉन लेमडा 3, ये रिलेशन आ गया। तो इसमें एलसीएम ले लेंगे लेमडा 2 लेमडा 3, तो ऊपर आ जाएगा लेमडा 2 प्लस लेमडा 3, वापस अपॉन करेंगे, बता ही देता हूं करके आपको। एलसीएम आपने क्या लिया लेमडा 2 लेमडा 3, तो ऊपर लेमडा 3 प्लस लेमडा 2, या ऐसे इस फॉर्म में लिख दो चल। अब लेमडा निकालेंगे तो क्या होगा, लेमडा 2 लेमडा 3 ऊपर चला जाएगा और वो नीचे आ जाएगा, इस ऑप्शन को टिक कर देंगे। क्लियर है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है यहाँ, ये 2 3 है बच्चों, ठीक है ना, ऐसा नहीं आएगा। एक इसी कॉन्सेप्ट में एक क्वेश्चन एक बार पीएमटी में इस तरह का आया हुआ है कि एक फोटोन एब्जॉर्ब किया 300 नैनोमीटर का और 2 फोटोन रिलीज किए, उनमें से एक की वेवलेंथ 600 है, दूसरे की बताइए। तो हम स्टार्ट अब सीधा यहीं से कर दूं मैं, 1 अपॉन लेमडा 1 क्या होता है 1 अपॉन लेमडा 2 प्लस 1 अपॉन लेमडा 3। तो ये दे रखा है बच्चों, कितनी फोटोन 300 नैनोमीटर का फोटोन एब्जॉर्ब किया और एक रिलीज किया, उसकी वेवलेंथ कितनी है 600, दूसरे की हमें पता नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो 1 अपॉन लेमडा 3 क्या हो गया, इधर सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 1 अपॉन 600 एलसीएम आ गया, तो 2 अपॉन 600 एलसीएम आया, तो ये हो गया 2 माइनस 1, तो ये कितना हो गया 1 अपॉन 600। तो दूसरे की वेवलेंथ भी कितनी होगी 600 नैनोमीटर। एक अगर 600 का है तो दूसरा भी कितना होगा बेटा 600 नैनोमीटर का ही होगा। क्लियर सा क्वेश्चन है। और इसके बाद जो अब आ रहे हैं फॉलोअप क्वेश्चन है, तो ये फॉलोअप क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, तो ये फॉलोअप क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। पहला क्वेश्चन रेडियस से रिलेटेड है, आराम से कर देंगे। फिर टोटल नंबर स्पेक्ट्रल लाइन का है, जो भी आपको बताया था मैंने, और फिर एनर्जी का है, और आफ्टर दैट वेवलेंथ और एक टाइम पीरियड का क्वेश्चन है। जो हमने आज टॉपिक डिस्कस किए हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लीजिए। इसी तरह के क्वेश्चंस हमारे सब आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो रेस्ट ऑफ टॉपिक्स जो भी हैं, डी ब्रॉगली, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हिजेनबर्ग और क्वांटम नंबर्स वगैरह, वो सब ले लेंगे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएगी। तो बच्चे बस आप फेथ करके अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।